नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शाम करीब 6 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। 7 अगस्त तक बढ़ाया गया संसद का मौजूदा सत्र। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी जानकारी। 17 जून को संसद के बजट सत्र की हुई थी शुरुआत। संसद के दोनों सदनों में कारगिल विजय के 20 साल पूरा होने पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सम्मान में रखा गया कुछ पलों का मौन। तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित पीएम के अंबुमणि रामदास ने ली सदस्यता की शपथ। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के लिए भारतीय टीम को भी सदन में दी गई बधाई। कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ पर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है राष्ट्र। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कहा, देश की रक्षा करने वाले योद्धाओं के धैर्य और शौर्य को नमन। दिल्ली के राष्ट्रपति समर स्मारक में रक्षा मंत्री और द्रास के करगिल युद्ध स्मारक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे बी साई प्रणीत। क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के टॉमी सुगियातो को दी मात। महिला एकल में पीवी सिंधु जापान की अकाने यामागुची से हारी। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिरने के 3 दिन बाद आज बीजेपी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा आज सुबह राज्यपाल वजुभाई वाला से मिलने पहुंचे और बीजेपी की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल से शपथ ग्रहण समारोह आज ही करवाने का आग्रह किया, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। मुलाकात के बाद येदियुरप्पा ने बताया कि वो आज शाम 6 बजे से 6:15 बजे के बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि सरकार बनने के बाद बीजेपी के सामने भी असली परीक्षा बहुमत परीक्षण पास करने की होगी। ऐसा इसलिए कि विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस के 2 और 1 निर्दलीय समेत 3 बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया है और अभी 14 बागी विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता पर फैसला होना बाकी है। स्पीकर ने कहा कि कुछ दिनों में वो बाकी बचे 14 विधायकों के इस्तीफे या अयोग्यता पर भी फैसला लेंगे। I met Governor to form the government and take oath as Chief Minister of Karnataka. And he has given a letter, he has agreed. Today by 6 to 6:15, I am going to take oath as Chief Minister of Karnataka. For that, Governor also agreed. और इस पर चर्चा करने के लिए संदीप बालाकृष्णा, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर जाने के बाद नई सरकार के गठन के लिए अब हलचल तेज हो गई है। ऐसे में कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हाँ, नई सरकार के लिए हलचल तेज हो गई है सर। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिस वाज एक्सपेक्टेड। अभी जैसे कि सब देख रहे हैं, ये चौथी बार ले रहे हैं, बट असली क्वेश्चन ये उठता है कि बाकी का स्ट्रेंथ, असेंबली का स्ट्रेंथ कब तक 31 तक इनका मेजोरिटी प्रूव करने का एक फ्लोर टेस्ट रहेगा शायद। तो बीजेपी के पास अभी फिलहाल करंट टोटल स्ट्रेंथ का जो है वो नंबर है, मतलब 105 कुछ है। अभी 3 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया स्पीकर ने। तो शायद एक 31 में शायद इनका मेजोरिटी प्रूव भी हो जाएगी, लेकिन इट विल बी लाइक मतलब वो स्क्रेप थ्रू होंगे। और जैसे कि सब जानते हैं, जब कुमारस्वामी जी का गवर्नमेंट चला गया तो उसी शाम को
सिद्धरामैया एंड अदर कांग्रेस लीडर्स, उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ये सरकार टिकेगी। तो वो भी है, और या इट इज अ गेम ऑफ वेट एंड वॉच। फिलहाल देखते हैं क्या क्या होगा, क्योंकि टीम तो डिस्क्वालीफाई हो गया अभी, और बाकी का 15-16 जो लेजिस्लेटर्स है वो री इलेक्शन जाना ही है उनको। तो उसके बाद ही पूरा 224 का जो स्ट्रेंथ है, अगर वो री इलेक्ट हो गया, मैजिक फिगर है 112, 113, तो वो री इलेक्ट हो गया तो सारे के सारे री इलेक्ट हो गए तो 119 तक आ जाएंगे, 118, 119 तक आ जाएंगे नंबर, तभी कंफर्टेबल मेजोरिटी होगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। तो संसद का मौजूदा बजट सत्र 7 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को इस फैसले की जानकारी दी। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने संसद के बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की थी। 17 जून से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र आज खत्म हो रहा था, लेकिन कई महत्वपूर्ण विधेयकों के लंबित रहने की वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि बजट सत्र की विस्तारित अवधि के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा। That as requested by the government, the Business Advisory Committee in its meeting held on 26th of July 2019 was informed that the sittings of the Rajya Sabha, which were earlier scheduled up to Friday 26th of July 2019, has been extended up to Wednesday 7th of August 2019 to transact essential government legislative business. There will be no question hour on those days. The Business Advisory Committee has taken note of that. और अब बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। संसद के दोनों सदनों में कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में शहीदों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। Honorable members, today is the 20th anniversary of the Kargil Divas. On the 26th of July 1999, our valiant and fearless soldiers boosted enemy forces from the occupied territory and reclaimed the Kargil heights, resulting in the momentous victory of our country. The display of dauntless courage and gallantry by our soldiers against all odds will always be remembered. Today, on behalf of the whole House and on my own behalf, I pay glowing tribute to the indomitable spirit and supreme sacrifice of our brave soldiers who went above and beyond their call of duty to protect our motherland and secure our lives. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of all those brave soldiers who laid down their lives in the defense of our country. लोकसभा में भी कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि आज के दिन भारत ने वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध जीता था। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे वीर जवानों ने जिस शौर्य और बहादुरी से पड़ोसी देश से आए सैनिक और घुसपैठियों को भगाकर अपनी विजय पताका फहराई, उसके लिए मैं उन सभी बहादुर और वीर सैनिकों के प्रति सभा की ओर से वंदन करता हूं। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को समाप्त हुआ। आज के दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की बहादुरी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मैं इस विजय दिवस पर सभा की ओर से देशवासियों को बधाई देता हूं तथा देश पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अपने सैनिकों को वीरता बहादुरी के पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज सारे देश भर में, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भी जो भारतीय नागरिक हैं, वह
26 जुलाई को एक कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार भारत के अंदर क्योंकि 20 वर्ष कारगिल की विजय हासिल किए हुए हम लोगों के पूरे हो रहे हैं, इसलिए सारे देश भर में कारगिल विजय को लेकर जगह जगह पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे देश के जवानों ने अपने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शहादत दी है, यह देश कभी भी उन्हें भूल नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, सदैव याद रखें। वैसे पाकिस्तान का जहां तक प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई 65 में भी हुई, 71 में भी हुई, 99 में भी हुई, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के बहादुर जवानों ने जो करिश्माई काम इन युद्धों के दौरान किया है, उस आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान न तो भारत के साथ फुल फ्लेज्ड वार लड़ सकता है, न तो भारत के साथ लिमिटेड वार लड़ सकता है। ये लड़ता है वह तो केवल प्रॉक्सी वार लड़ता है, छद्म युद्ध भारत के साथ लड़ता है। हम सभी देशवासियों को अपने देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा यकीन है। क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है, तो मैं उन सारे जवानों को जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए इस भारत को विजय दिलाई है, उनकी स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। करगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सपूतों को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे कृतज्ञ राष्ट्र के लिए 1999 में कारगिल की चोटियों पर अपने सशस्त्र बलों की वीरता का स्मरण करने का दिन है। हम इस अवसर पर भारत की रक्षा करने वाले योद्धाओं के धैर्य व शौर्य को नमन करते हैं। हम सभी शहीदों के प्रति आजीवन ऋणी रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर वीर सपूतों को याद किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कृतज्ञतापूर्वक सेना के वीर सैनिकों का अभिनंदन करता हूं और वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपकी वीरता आज भी लोक स्मृति में सजीव है, जिसे भावी पीढ़ियां श्रद्धापूर्वक स्मरण करेंगी। कृतज्ञ राष्ट्र अमर शहीदों, वीर सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि करगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का मैं हृदय से वंदन करता हूं। ये दिवस हमें अपने सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। इस अवसर पर उन पराक्रमी योद्धाओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जय हिंद। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। कारगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर, हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, करगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। करगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
करगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि सारा देश उन सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहादुरी से लड़ते हुए भारत के सम्मान की रक्षा की। उनका अदम्य साहस एवं बलिदान प्रेरणास्पद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीर सपूतों को याद किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि करगिल विजय दिवस भारतीय सेना के साहस और शौर्य का प्रतीक है। यह हमारे वीर जवानों का पराक्रम ही था जिसने पाकिस्तानी सेना को करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से खदेड़कर युद्ध में विजय प्राप्त की। भारतीय सेना की ये शौर्य गाथा आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। देश आज करगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1999 में आज ही के दिन देश के वीर सपूतों ने करगिल में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। 20 साल बाद इस बेहद खास मौके पर वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खराब मौसम की वजह से द्रास की बजाय बादामी बाग कैंट में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा द्रास में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्नीस 1999 में सेना ने करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को आज के ही दिन खदेड़ दिया था। इसमें करीब 500 भारतीय वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। हर साल वीर सैनिकों की कुर्बानी को याद करने के लिए ये दिन करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश आज करगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है और 1999 में आज ही के दिन देश के वीर सपूतों ने करगिल में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। बहरहाल आज राज्यसभा की कार्यवाही की भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा में आज शून्यकाल में सदस्यों ने कई समस्याओं को उठाया। बीजेपी के सांसद चुनीभाई कांजीभाई गोहेल ने मछुआरों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही डीएमके के सांसद पी विल्सन ने तमिलनाडु के सेंट्रल मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का मुद्दा उठाया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने उत्तर प्रदेश के निजी कॉलेजों में प्रबंधन द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने का मुद्दा उठाया। मछली की एक्सपोर्ट की वजह से हम अपने देश में बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हर साल कमाते हैं और वृद्धि उसमें होती है। सर, जब मछुआरे फिशिंग शुरू हो रही है, अभी 15 अगस्त से मछुआरे की सीजन शुरू हो रही है। जब सब अपनी बोट लेके जब मछुआरे फिशिंग करने जाएंगे तब कभी फिशिंग 15 दिन की होती है, कोई 18 दिन की होती है और कोई 1 दिन की होती है। सब सर आप जानते हैं, आपके वहाँ फिशिंग का एक्टिविटीज़ है। सर, जब मछली पकड़ने जाते हैं तब उनके पास पैसा नहीं होता है, तो घर के जेवरात वगैरह सब गिरवे रख के व्यापारी से पैसा लेके वो लोग फिशिंग करने जाते हैं। 50% seats are surrendered in the postgraduate courses both in private and government colleges. Sir, as per regulations 9(4) of the postgraduate medical regulations 2000, the reservation of seats in medical colleges or institutions for respective colleges shall be as per applicable laws prevailing in the states union territories.
और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त संसद परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश जी, संसद के दोनों सदनों में आज सबसे पहले कारगिल विजय की 20 साल पूरे होने पर शहीदों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राज्यसभा की बात करें तो शून्यकाल में सदस्यों ने कई समस्याओं को उठाया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान भी सदस्यों ने सरकारी योजनाओं समेत कई सवाल पूछे। निश्चित तौर पे अंकिता, आज का दिन जो फ्राइडे होता है, शुक्रवार होता है, आज का दिन निश्चित तौर पे संसद की यह व्यवस्था है कि सदस्यों के प्रति समर्पित होता है। आप जिस तरह से जानती हैं कि राज्यसभा में पहले शून्यकाल होता है, उसके बाद प्रश्नकाल होता है, तो शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों में दरअसल जो सदस्य हैं, सदस्यों को ही सवाल पूछने का अधिकार होता है और सरकार को उस पर जवाब देना पड़ता है, चाहे वो मामले शून्यकाल के हों या प्रश्नकाल में हों। उसके बाद आप जानती हैं कि दोपहर के बाद प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है और प्राइवेट मेंबर्स बिल जो आज लक्षित है, 6 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोडक्शन के लिए हैं और 6 डिस्कशन और पासिंग के लिए हैं। तो यह समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा शुक्रवार है वो सदस्यों को समर्पित है। और इसके बीच में एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि कल जो RTI बिल पे वोटिंग हुई राज्यसभा में और RTI बिल पास हुआ, लेकिन कुछ शिकायतें थी अपोजिशन को, तो उन शिकायतों के कारण जो स्थिति थोड़ी सी उत्पन्न हुई थी उसको आज चेयरमैन वेंकैया नायडू ने उसे शांत किया। उन्होंने बताया कि सभी सदस्यों को जो वोटिंग की प्रक्रिया है, वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और वोटिंग की मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। अगर वोटिंग होती है, कोई जीतता है, कोई हारता है, या इसीलिए वोटिंग होती है कि कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन जो उसकी पूरी जो परिपाटी है, उसकी परिपाटी को फॉलो करना चाहिए और उसके बाद रिजल्ट जो आता है उसका सम्मान करना चाहिए। तो यह अपनी तरफ से उनका एक उन्होंने संज्ञान जो लिया था, अपनी तरफ से उन्होंने सदस्यों को इस बारे में बताया कि यह बात थी। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो दोपहर बाद अगर कुछ सदस्य सवाल उठाते या उस समय भी सवाल उठाते, वो सवाल खत्म हो गए। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में इस तरीके से आज प्राइवेट मेंबर्स का ही दिन है, उस हिसाब से देखें तो। चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई सवाल पूछे। बीजेपी के रामकुमार कश्यप ने किसानों से संबंधित सवाल पूछते हुए जानना चाहा कि किसानों को अगर राज्य सरकार से कोई पेंशन मिलती है तो क्या केंद्र की योजनाओं में उनको फायदा मिलेगा या नहीं। योजना किसानों के लिए इस सरकार ने लाए हैं, उसमें हरियाणा सरकार के जो बेनिफिशियरी किसान हैं, जो 2000 रुपया प्रति माह ले रहे हैं, ये किसान लाभार्थी होंगे या नहीं। इसमें ऐसा कोई राइडर नहीं है कि किसी राज्य सरकार के द्वारा जो सहायता किसी राज्य में अपने किसानों को दे रहे हैं, इसकी बाध्यता इसमें नहीं है। इसमें जो अपने 18 से 40 साल की आयु वाले कोई भी किसान होंगे और वो अपना अंशदान देने के लिए सम्मत होंगे तो उनको ये पेंशन की सहायता मिल सकेगी। संसद भवन परिसर में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वृक्षारोपण किया। संसद के पुस्तकालय भवन के पास प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी पौधारोपण कर अभियान को आगे बढ़ाया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सभी दलों के सांसद भी मौजूद थे। लोक लेखा समिति यानी कि PAC समेत संसद की 4 महत्वपूर्ण समितियों का गठन कर दिया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सबसे अहम कमेटी PAC के अध्यक्ष बने हैं, जबकि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों वित्तीय समितियां हैं। वहीं 2 अन्य अहम समितियों OBC कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह और SC/ST कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी बनाए गए हैं। इन समितियों का कार्यकाल 30 अप्रैल 2020 तक है। संसद की 4 अहम समितियों की घोषणा कर दी गई है और इसमें सबसे अहम लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बनाए गए हैं। 22 सदस्यों वाली इस समिति से राज्यसभा से राजीव चंद्रशेखर, प्रोफेसर MV राजीव गौड़,
नरेश गुजराल, भुवनेश्वर कटीला, सीएम रमेश, सुखेंदु शेखर राय और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। इनको पहले ही निर्वाचित कर दिया गया है। इस समिति में लोकसभा से टीआर बालू, दर्शना विक्रम, जगदम्बिका पाल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जयंत सिन्हा और रामकृपाल यादव समेत 15 सदस्य हैं। वहीं बीजेपी की लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी को संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 22 सदस्यों वाली इस समिति में राज्यसभा से 7 सदस्य प्रसन्न आचार्य, डॉक्टर अनिल जैन, मोहम्मद अली खान, ओम प्रकाश माथुर, सुरेंद्र सिंह नागर, महेश पोद्दार और AK सिल्वाराज शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल अपने निवास पर राज्यसभा के नामांकित सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की किताब न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का विमोचन किया। पुस्तक में चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में कहा गया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगी, साथ ही इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन संभावित सामाजिक विषमता और आर्थिक असमान का समाधान भी करना होगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी देशों से डाटा की सुरक्षा के लिए एक गठबंधन बनाने की अपील की है। उन्होंने बहुपक्षीय डेटा साझा करने का ढांचे को विकसित करने की जरूरत बताई। With the emergence of artificial intelligence and increasing computing power, the potential of robots to support humans in their tasks has grown many-fold. The new age technology provides opportunities to product innovations, cutting-edge agriculture practices, and market developments. Innovations in crop genetics, organic agriculture, as well as irrigation and other infrastructure can bring about productivity improvements among small farmers. In order to make the potential benefits from technological advancements more inclusive across countries, it is imperative to close the digital divide among the nation's states. Challenges in various sectors such as infrastructure, energy, water, waste management, transportation, real estate, and urban planning could be overcome. With the emergence of new age technology, there are concerns regarding job displacements or joblessness and the need to reskill professionals who are at the receiving end. The only silver lining in all this is, quote, when physical jobs are lost due to automation, jobs for the mind open up. चंद्रमा के लिए चंद्रयान 2 का सफर जारी है। चंद्रयान 2 ने पृथ्वी की कक्षा में दूसरा ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अगले ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 जुलाई को अपने बाहुबली GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था। इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए 48 दिनों का अपना ऐतिहासिक सफर शुरू किया। ये वहां पानी के लिए अपनी खोज करेगा। मिशन के तय कार्यक्रम के मुताबिक लैंडर विक्रम चांद की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह की पड़ताल करेगा। चांद की कक्षा में प्रवेश 14 अगस्त को होना है। 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव के उस हिस्से पर उतरेगा जहां आज तक किसी देश का मिशन नहीं गया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।